दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार खाता खोलने की कवायद में जुटी कांग्रेस ने प्रचार के आखिरी चरण में पूरी ताकत लगा दी है। करीब एक दर्जन सीटों पर ताकत झोंकने की रणनीति बनाई गई है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की दिल्ली प्रदेश कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई है और बैठक में यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस ने उन सीटों पर फोकस करने की रणनीति बनाई है जिन सीटों पर पार्टी की स्थिति मजबूत है। इनमें ज्यादातर अल्पसंख्यक और दलित बाहुल्य सीटें हैं। कांग्रेस की टॉप प्रायोरिटी की सीटें हैं ओखला, बाबरपुर, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, मटिया महल, मल्ली मारन, सीमापुरी, चांदनी चौक, कस्तूरबा नगर, बादली, नई दिल्ली, नांगलोटई जाट, छतरपुर और पटपड़ंगंज। इनमें ओकला, बारमपुर, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, मटिया महल, पल्ली मारान मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। बल्ली मारान ने पूर्व मंत्री हारून यूसुफ मैदान में हैं। ओखला से पूर्व विधायक की बेटी और मौजूदा पार्षद अरीबा खान उम्मीदवार हैं। इसी तरफ मुस्तफाबाद से पूर्व विधायक के बेटे अली मेहंदी चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी की पार्टी के कारण ओखला और मुस्तफाबाद में मुस्लिम वोटों की रेस त्रिकोणीय है। इसके अलावा सीलमपुर से कांग्रेस के आम आदमी पार्टी से आए मौजूदा विधायक अब्दुल रहमान को उतारा है। मटिया महल से कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार में पूर्व मंत्री रहे आसिम अहमद और बाबरपुर से हाजी इसराक को टिकट दिया है, जो पहले सीलमपुर से विधायक रह चुके हैं। सीमापुरी दलित बाहुल्य सीट है, जहां से कांग्रेस एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोठिया चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के बड़े नेताओं की सीटें जैसे नई दिल्ली से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, बादली से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, कस्तूरबा नगर से राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त, पटपड़गंज से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, चांदनी चौक से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जेपी अग्रवाल के बेटे मुदित अग्रवाल, नांगलोई से पूर्व राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी के लिए पार्टी पूरा दमखम झोंकेगी। कांग्रेस के सर्वे में यह बात सामने आई है कि इन पर 10 से 15 सीटों पर वो मुख्य मुकाबलों में हैं। ऐसे में प्रचार के आखिरी चरण में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे की सभाएं और रोड शो ज्यादातर उन्हीं सीटों पर करने का प्लान है। राहुल गांधी को 28 जनवरी को मटिया महल, 29 जनवरी को सीमापुरी और उसके बाद बादली में सभा कर सकते हैं। प्रियंका गांधी ओखला और नांगलोई में रोड शो कर सकती हैं। मुस्लिम सीटों पर इमरान प्रतापगढ़ी और ताबड़तोड़ जनसभाएं होंगी और दलित सीटों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे निशाना साधेंगे। दिल्ली में चुनावी तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच तीखे बयान और सोशल मीडिया पर पोस्टरबार ने सियासी सरगर्मी को और बढ़ा दिया है। शनिवार को आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अन्य भाजपा नेताओं और राहुल गांधी को भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट में दिखाया गया। आम आदमी पार्टी की ओर से जारी किए गए पोस्टर में लिखा था, केजरीवाल की ईमानदारी सभी बेईमान नेताओं पर भारी, जिस पर कांग्रेस ने आपको अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन तोड़ने की चुनौती दी। अलका लांबा ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान
राहुल गांधी के सामने गठबंधन के लिए गिड़गिड़ाया था। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने आगे कहा, अगर अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि वह भारत गठबंधन छोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 100 सांसदों के साथ मजबूती से खड़ी है और अरविंद केजरीवाल ही हैं जिन्होंने सभी 7 सीटों पर भाजपा को जीत दिलाई है। अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे सामने गठबंधन के लिए भीख मांग रहे थे। कांग्रेस ने दिल्ली की 7 सीटों के लिए अपनी पार्टी के साथ गठबंधन करके सबसे बड़ी गलती की। इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अलका लांबा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस नेताओं का अपमान किया है, लेकिन जब भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे तो मनमोहन सिंह को सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री बताया था। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अरविंद केजरीवाल अपनी छवि सुधारने के लिए ऐसे पोस्टर जारी कर रहे हैं। इस पोस्टर विवाद के बाद कांग्रेस ने संकेत दिए कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस के हित में नहीं है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी की रणनीतियों से पार्टी को नुकसान हो रहा है। चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन यह साफ है कि इंडिया गठबंधन के भीतर तनाव और अविश्वास बढ़ रहा है। पूछना चाहता हूं कि हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? मैं पूछना चाहता हूं। एक तरफ अंबेडकर जी के अपमान को लेकर अमित शाह के खिलाफ देश भर में धरना प्रदर्शन चल रहा है और संसद में विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कोर्ट में योगी सरकार के इस्तीफे की मांग उठ रही है। योगी आदित्यनाथ देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार जो होड़ लगी है वह है बीजेपी के सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता होने की। सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता में योगी आदित्यनाथ सबसे पहले नजर आ रहे हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ को कोर्ट से झटका लगा और आरएसएस के मोहन भागवत से भी झटका लगा। आखिर किस रेस में योगी आदित्यनाथ दौड़ रहे थे जो आरएसएस को बुरा लग गया और कोर्ट को भी बुरा लगा? पूरा मामला विस्तार से बताने वाला हूं, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ शोभित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। बीजेपी इस समय हार्डकोर हिंदुत्व के पीक पर है और हर कोई बीजेपी का नेता हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता बनने की होड़ में लगा हुआ है। चाहे वह असम के सीएम हो, चाहे वह यूपी के सीएम हो, लेकिन फिर भी कटेंगे तो बटेंगे 80 बनाम 20 के बयान से योगी आदित्यनाथ रेस में नंबर 1 पर तो चल ही रहे हैं। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ को कोर्ट से झटका लगा उस पर आ जाता हूं। कोर्ट में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ याचिका दायर हुई और वह याचिका यह है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए, जिसमें लिखा है योगी आदित्यनाथ सीएम पद से हटाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर किए जाने का पूरा मामला मुख्यमंत्री पद का उल्लंघन किए जाने से है। जनहित याचिका में आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायमूर्ति यादव की टिप्पणियों का समर्थन किया है, जो कि मुख्यमंत्री पद एवं कार्यालय के शपथ का घोर उल्लंघन है, क्योंकि उन्होंने अपने बयान के जरिए भारत के संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की अवहेलना की है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हट जाना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक मान्य न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा, समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होता है। तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले तो उस सच्चाई को कोई बोलता है कौन सा अपराध हो गया है। आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ जो भी
महाभियोग की नोटिस दी है। कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए। कुछ दिन पहले न्यायमूर्ति शेखर यादव ने बयान दिया था कि कट मूल्य देश के लिए खतरनाक है, मुसलमानों से देश को खतरा है। जज शेखर यादव के इस बयान का समर्थन करने की वजह से योगी आदित्यनाथ पर याचिका अदालत में दायर की गई और अभी खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने शेखर यादव से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए कहा और शेखर यादव ने माफी भी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी शेखर यादव को माफ नहीं किया। जितने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम मामले थे, उनमें से शेखर यादव को बाहर निकाल दिया गया और निचली अदालत के छोटे केस उनको दिए गए हैं। जो 10 साल पुराने हैं वो केस उनको दिए गए हैं। जस्टिस शेखर कुमार यादव पर एक्शन एससी ने अहम मामलों की सुनवाई से हटाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट थी। एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट के जज का बयान आया और उसी नफरती बयान का योगी आदित्यनाथ समर्थन कर रहे हैं। इसलिए अदालत से योगी आदित्यनाथ को झटका लगा। सीएम पद से हटाए जाने की याचिका पर हाई कोर्ट के जज सुनवाई करने लगे। अब आते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ। किस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर ब्रेक लगाने का काम किया। हाल ही में आपने देखा है संभल में क्या हुआ, फिर वैसे ही हंगामा अजमेर में करने की कोशिश हुई और देश की अलग अलग मस्जिदों में मंदिर बताने का काम किया गया। अब इन्हीं मामलों पर मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। कुछ लोगों को लगता है कि वह मंदिर मस्जिद करके हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। बिना नाम लिए मोहन भागवत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया, बीजेपी हिंदुत्व के पीक पर है, इसलिए हर कोई हिंदुओं का बड़ा नेता बनना चाहता है, चाहे वह अनुराग ठाकुर हो। आप उनकी नफरती बयानबाजी देख लीजिए, जंतर मंतर वाला चाहें, आप असम के मुख्यमंत्री के बयान देख लीजिए या फिर योगी आदित्यनाथ के बयान देख लीजिए। 80 बनाम 20 कटेंगे तो बटेंगे। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दरअसल हिंदुओं के सबसे बड़े नेता हैं। आरएसएस प्रमुख ने बड़ा और सख्त बयान दिया। बता दें कि भागवत ने मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दों को उछालकर खुद को हिंदुओं के नेता साबित करना चाहते हैं। हालांकि भागवत ने यह बयान किसी का नाम लिए बगैर दिया। यह मानना मुश्किल है कि उन्होंने यह बात किसके लिए कही है। उनका इशारा तो सीधा बीजेपी की तरफ है, क्योंकि बीजेपी के नेता ही हिंदुओं के नेता बनने के लिए मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं। मोहन भागवत साफ कह रहे हैं कट्टरता नहीं चलेगी, इस तरह के बयान न दिए जाएं। आगे मोहन भागवत ने यह कहा, हाल ही के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगें अदालत में पहुंची हैं। हालांकि भागवत ने अपने बयानों में किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने आगे कहा कि बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए हैं और वे चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आए। अब सोचिए बाहर से कौन आया है। उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड से आए हैं। मोहन भागवत ने योगी आदित्यनाथ पर ब्रेक लगाने का काम किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को कोर्ट से झटका लगा। वहीं अमित शाह के बयान पर कांग्रेस भड़की हुई है कि वह माफी मांगे और इस्तीफा दें। देश भर में आंदोलन हो रहा है। विरोध प्रदर्शन के साथ अमित शाह के पुतले फूंके जाते हैं, क्योंकि अमित शाह ने कहा अंबेडकर अंबेडकर करते हो, अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। इस बयान के बाद संसद के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। यह मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और योगी आदित्यनाथ को लेकर बुलडोजर बाबा कहते हैं।
बुलडोजर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार को कई फटकार लगाई। आप कैसे किसी के का घर तोड़ सकते हो, लेकिन इस बार याचिका कोर्ट में लग गई कि आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। आपसे उत्तर प्रदेश नहीं चल रहा है। तो फिलहाल आज चंद्रशेखर आजाद आजकल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। कुंभ का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, SC/ST के खिलाफ एट्रोसिटी का मामला हो, वह हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को घेर लेते हैं। अच्छा, इसके पीछे कई कारण भी हैं। जिस तरीके से, जिस ऊर्जा के साथ उन्होंने 2024 का चुनाव जीता और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने 9 सीटों पर अपना प्रदर्शन किया, उपचुनाव में उससे आजाद समाज पार्टी की चर्चा पूरे देश में शुरू हो गई है। अब चंद्रशेखर आजाद लगातार दलित, शोषित, वंचित वर्ग की आवाज उठाते रहते हैं। बीते दिनों चंद्रशेखर ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के किए पर पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद के उस बयान को एक नकारात्मक रूप देने की कोशिश की, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के कहने का जो मतलब था, जो उनका मकसद था और जिसके लिए वह कह रहे थे, उस तक वह बात पहुंच गई। चंद्रशेखर आजाद से पत्रकारों ने एक सवाल किया था कुंभ को लेकर के। आप सभी को पता है, प्रयागराज में सरकार ने हजारों करोड़ों रुपए का बजट आवंटित किया है। 500 किलोमीटर के पूरे दायरे में एक पूरा शहर सरकार ने मात्र 4 से 5 महीने के भीतर बसा दिया। लग्जरी सुविधाएं हैं, वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज के साथ में। जैसा आपके पास पैसा है वैसा आप जाइए और वहां पर खर्च करिए, मौज मस्ती करिए, दर्शन पूजन करिए। चंद्रशेखर आजाद से इसी कुंभ की व्यवस्था पर और कुंभ जाने को लेकर पत्रकार ने सवाल किया। कहा कि आप कुंभ जाएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद पहले से ही भरे हुए थे? और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि मैंने कौन सा पाप किया है कि मैं कुंभ में जाऊं। जो पाप करता है वह बताता भी नहीं है और इसलिए वह जाता है। पाप धोने तो जिसने पाप किए वह कुंभ में जाए। लेकिन एक बात इससे जरूर साबित होती है कि सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार चाहे तो बेरोजगार जल्दी से जल्दी रोजगार दे सकती है। सरकार चाहे तो दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लिए कुछ अच्छा काम कर सकती है। महंगाई भी कम कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। क्योंकि कुंभ की व्यवस्था ने मात्र 6 महीने में अगर सरकार हजारों करोड़ों रुपए का बजट आवंटित करके काम कर ले तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सरकार कुछ भी कर सकती है। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। जिस तरीके की सरकार है वह उस तरीके का काम कर रही है। जिस तरीके के लोगों की सरकार है वह उस तरीके के लोगों के लिए काम कर रही है। सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने बिना इन शब्दों का इस्तेमाल किए भेदभावपूर्ण काम को लेकर के उस पर भी सवाल उठाए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा, जरा उस पर भी गौर करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चंद्रशेखर आजाद के उस हमले की भी करेंगे जो चंद्रशेखर आजाद लगातार भारतीय जनता पार्टी पर करते रहते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कुंभ पर उठाए सवाल पर इस बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की तुलना कौवे से कर दी। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि भाई कुंभ का इतना भव्य आयोजन हो रहा है और चंद्रशेखर आजाद को छोड़िए, बाकी सब लोग कुंभ को लेकर के कोयल की तरह बात कर रहे हैं, सुरीली बात कर रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच चंद्रशेखर आजाद कौवे जैसी बात कर रहे हैं। यह भी एक विवादित बयान हो गया।
खैर बात करते हैं कुंभ को लेकर के, क्योंकि कुंभ जब से शुरू हुआ विवादों में रहा है। इससे पहले भी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इस पर विवादित बयान दिया था। शहाबुद्दीन रिजवी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा था कि कुंभ जहां पर हो रहा है उसकी 55 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है और उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ लगातार बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं वक्फ बोर्ड नहीं है, भूमाफिया बोर्ड है। ये जमीनों को कब्जा करता है और उस पर नए सिरे से उन्होंने एक नया बहस छेड़ दिया है। कहा कि इस पर जो है रिव्यू करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन किसकी जमीन पर कितना कब्जा किया हुआ है। इससे पहले एक और चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने यह बात बोली। तो एक नए तरीके का मॉडल है, नफरत का वो बनाने की कोशिश हो रही है। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद ने कानून व्यवस्था पर भी जोरदार हमला बोला है। महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर सियासत जोरों पर चल रही है। उधर मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। सीएम योगी महाकुंभ को लेकर डंका पीट रहे हैं, क्योंकि वो डंका प्रति से काफी प्रभावित हैं। राम मंदिर और महाकुंभ के अलावा और कोई भी मुद्दा बीजेपी के पास नहीं बचा है जिसको लेकर जनता के बीच पहुंचे। वहीं मुलायम सिंह यादव की कुंभ में प्रतिमा लगाए जाने को लेकर बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है, जिसको लेकर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में योगी के मंत्री ने भी जमकर मुलायम सिंह यादव की तारीफ की है। बता दें कि आशीष पटेल ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव देश के सम्मानित नेता थे और रहेंगे, इसलिए उनका सम्मान सभी को करना चाहिए। वहीं प्रयागराज के महाकुंभ में होने वाले धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन के मांग पर कहा कि समय आने पर ही इसका जवाब दिया जाएगा। वहीं वक्फ बोर्ड पर बोलते हुए कहा कि यह भारत सरकार का विषय है, इसकी जानकारी लेने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। वहीं उन्होंने कहा कि अगर वक्त आएगा तो सरकार इस पर कोई फैसला लेगी। वहीं थानों में भ्रष्टाचार की शिकायत पर मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि जब उनके पास कोई शिकायत साक्ष्यों के साथ आती है तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाती है। बता दें कि खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर एक बार फिर बोलते हुए कहा कि मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं और बार बार उस घाव को कुरेदना नहीं चाहिए। मुझ पर जो भी आरोप लगे हैं उसका साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए और जिसने भी आरोप लगाया है उसको उन सभी आरोपों की पुष्टि की जानी चाहिए। जब तक आरोपों की पुष्टि नहीं होती है तब तक किसी भी प्रकार की कोई भी बात करने का कोई मतलब नहीं बचता है। ऐसे में एक ही बात को बार बार करना उचित नहीं है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित महाकुंभ में पूर्व सीएम दिव्यगत मुलायम सिंह यादव की मूर्ति समाजवादी पार्टी के शिविर में लगाई गई है। इस शिविर में मुलायम सिंह यादव की कई तस्वीरें लगाई गई हैं, जिसमें मुलायम सिंह गंगा में स्नान करते, पूजा पाठ कर साधु संतों का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की स्मृति सेवा संस्थान के अध्यक्ष संदीप यादव ने कहा कि भाजपा को आखिर मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाने से क्या दिक्कत है, वो भी चाहे तो अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगा सकते हैं। वहीं मुलायम सिंह यादव ने दलितों, पिछड़ों और गरीबों के लिए जो कुछ किया वह उन्हें भगवान की श्रेणी में खड़ा करता है। वे उनके लिए किसी देवी देवताओं से कम नहीं थे। हमने यहाँ सेवा भाव से इस शिविर को लगाया है, जहाँ खाना, पानी, बिस्तर, अन्य सुविधाएं जरूरतमंद लोगों के लिए मुहैया कराई जाएंगी। बता दें कि महाकुंभ में पहली बार इस संस्था को शिविर दिया गया है। शिविर में दाखिल होते ही यज्ञशाला नुमा खुली झोपड़ी में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाई गई है। मूर्ति पर फूल माला चढ़ाकर पार्टी के कार्यकर्ता, सपा संस्थापक
को नमन कर रहे हैं। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है और वहां पहुंचकर खुद रैली और जनसभा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मिल्कीपुर चुनाव जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ समाजवाद की राह पर चल पड़े हैं और अपनी जनसभा के दौरान सीएम योगी ने खूब समाजवाद की बात की और लोहिया को याद किया। बता दें कि योगी ने लोहिया को याद करते हुए समाजवाद का उदाहरण दिया। योगी आदित्यनाथ को पता चल चुका है कि अब धन की राजनीति से काम नहीं चलने वाला है, जिसके चलते अब दलितों और वंचितों की बात करने में जुट गए हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पहले से ही निष्पक्ष चुनाव होने को लेकर सवाल खड़ा करने लगे हैं। मिल्कीपुर की लड़ाई असम में बीते दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनाव से भी खास है, क्योंकि ये अयोध्या की लड़ाई का ही दूसरा सीजन है। चाहे तो पिछले दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनाव को टीजर या टेलर मान सकते हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद की फैजाबाद सीट पर जीत को अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट किया था। मिल्कीपुर की लड़ाई दरअसल उसी लड़ाई का फाइनल मैच है। मिल्कीपुर में अव्वल तो मुख्य लड़ाई अवधेश प्रसाद के बेटे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभान पासवान के बीच है, लेकिन नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के बागी नेता सूरज प्रसाद को उतारकर पेंच फंसा दिया है और अब मामला ज्यादा से ज्यादा पासवान वोट झटक लेने का है ताकि जीत पक्की की जा सके। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का आरोप है कि भाजपा सबसे बड़ी भू माफिया पार्टी है। लखनऊ, अयोध्या, गोंडा सहित उत्तर प्रदेश के जिलों में रजिस्ट्रियां हो रही हैं, वे ज्यादातर भाजपा नेता करा रहे हैं। भाजपा नेताओं ने भगवान श्री राम की धरती अयोध्या को भी नहीं छोड़ा है। अगर रजिस्ट्री चेक की जाए तो पता चल जाएगा कि भाजपा के लोगों ने बड़ी संख्या में जमीन पर कब्जा किया है। लखनऊ में अखिलेश यादव ने दावा किया तो किया, वहीं मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव सीट समाजवादी पार्टी ही जीतेगी ऐसा भी दावा कर दिया, लेकिन चुनाव प्रक्रिया पर समाजवादी पार्टी के नेता ने सवाल खड़ा कर दिया। हाल ही में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी महज 2 सीटें ही जीत पाई थी, क्योंकि 7 सीटें बीजेपी ने ही झटक ली थी। अब जो सवाल उठते हुए मायावती ने मिल्कीपुर चुनाव से दूरी बना ली थी, वही सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं मिल्कीपुर की जनता जानती है कि भाजपा चुनाव में बेईमानी करना चाहती है। भाजपा ने पुलिस को आगे कर दिया है, एसएचओ और सीओ को निर्देश दिया जा रहा है। डीएम, एसपी और अन्य अधिकारी लखनऊ के इशारे पर काम कर रहे हैं। जनता कह रही है कि निष्पक्ष चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। गुजरात में नशे का कारोबार खूब धड़ल्ले से हो रहा है। देश को नशा मुक्त बनाने का दावा करने वाले मोदी और शाह के गृह राज्य में ही नशे का कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन मोदी और शाह को इसकी कोई भनक तक नहीं है। बता दें कि नशे की लत में फंसकर देश के युवा बर्बाद हो रहे हैं। नशे का कारोबार कर सभी लोग मोटी कमाई भी कर रहे हैं। वहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस राज्य से देश का पीएम और देश का गृह मंत्री आता है, वहां पर बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार किसकी सह पर चल रहा है, लेकिन सरकार को इन सभी से कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन सभी दावे फेल होते दिख रहे हैं और गुजरात में नशे का कारोबार खूब फल फूल रहा है। आपको बता दें कि गुजरात में आनंद जिले के खंभात में एक ड्रग निर्माण फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। डीआईजी एटीएस सुनील जोशी ने बताया कि एटीएस की कार्रवाई में करोड़ों रुपए की ड्रग बरामद की गई है। इसके साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते ने आनंद जिले में अल्प्राजोलम बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। यहां से 107 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित दवा के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि आरोपियों में
खंभात शहर के पास एक फैक्ट्री किराए पर ली थी। यहाँ नींद की गोलियों में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ का उत्पादन किया जा रहा था। सहायक पुलिस आयुक्त हर्ष उपाध्याय ने बताया कि खास तरीके का पदार्थ एक तरह का मादक पदार्थ है। इसके दुरुपयोग की वजह से यह नारकोटिक्स ड्रग एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के दायरे में आता है। वहीं उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एटीएस ने गुरुवार शाम को फैक्ट्री पर छापा मारा और 107 करोड़ रुपए मूल्य का 107 किलोग्राम अल्प्राजोलम के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उपाध्याय ने आगे बताया कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो अल्प्राजोलम के उत्पाद के लिए लाइसेंस जारी करता है। यह दवा भी एनटीपीएस अधिनियम के दायरे में आती है और उन्होंने बताया कि छापे के समय आरोपियों के पास कोई लाइसेंस नहीं था। 5 और आरोपी यूनिट का संचालन कर रहे थे, जबकि छठा व्यक्ति रिसीवर था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 5 आरोपियों ने साइकोट्रोपिक पदार्थ बनाने के लिए फैक्ट्री किराए पर ली थी। वहां आगे की जांच जारी है। आपको बता दें कि ड्रग फैक्ट्री के भांडाफोड़ पर गुजरात एटीएस ने कहा कि कुछ समय पहले गुजरात एटीएस को सूचना मिली थी कि खंभात के नेजा गांव में ग्रीन लाइफ इंडस्ट्रीज नाम की फैक्ट्री में 5 लोग अल्प्राजोलम का उत्पाद कर रहे हैं। इसे मध्य प्रदेश में अजय जैन नामक व्यक्ति को बेचने की तैयारी थी। एटीएस ने एक टीम बनाई और सूचना को सत्यापित किया। इसके बाद इसमें शामिल लोगों का पता लगाया। एटीएस ने एक टीम बनाई जिसने नेजा में छापा मारा और अल्प्राजोलम का 107 किलोग्राम तैयार पाउडर बरामद किया। इसमें शामिल 5 लोगों को अजय जैन के साथ गिरफ्तार किया गया। टोकन के रूप में दिए गए 30 लाख रुपए जब्त किए गए। गिरफ्तार किए गए लोगों में से रंजीत डाबी रासायनिक क्षेत्र में एक व्यवसायी है। विजय मकवाना और हेमंत पटेल के पास रासायनिक अध्ययन की डिग्री है और उन्होंने अन्य 2 लालजी मकवाना और जयदीप मकवाना के साथ खंभात की दवा कंपनियों में काम किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने शनिवार को अपने संकल्प पत्र का तीसरा भाग जारी किया। इसमें पार्टी ने रोजगार देने के समेत कई वादे किए। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने प्रेस वार्ता में बीजेपी के संकल्प पत्र पार्ट 3 को लेकर सवाल उठाए हैं। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को जमकर घेरा है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी के पास दिल्ली में कोई विजन नहीं है। अमित शाह ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उनकी भाषा और घोषणा को देखकर लग रहा है कि वो दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं। दिल्ली में कोई विजन नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं रखी गई है। 50,000 नौकरी देने की बात कही है। 2.5 करोड़ की जनसंख्या और सिर्फ 50,000 नौकरी देने की बात कर रहे हैं। कोविड के दौरान और कोविड के बाद 12 लाख नौकरियां केजरीवाल ने दी हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के लोग मान रहे हैं कि वे लोग हार रहे हैं। दुकानों की सीलिंग तोड़वाने की बात कर रहे हैं। पिछले कई सालों से जो सीलिंग के कारण दुकानें बंद रही, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और जब आपने इसका विरोध किया तब बीजेपी के लोग हमारा विरोध कर रहे थे। जब सीलिंग हटवानी थी तो बीजेपी ने सीलिंग बनवाई क्यों? दिल्ली के व्यापारियों को गैंगस्टर की धमकी मिल रही है, गोलियां चल रही हैं। दिल्ली का व्यापारी दहशत में जी रहा है। सिक्योरिटी दो, जुमले मत दो।
मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का एक और जुमला पत्र जारी किया। फिर आपने वादा किया कि सीलिंग खुलवाएंगे। दुकानों की सीलिंग पिछले 20 साल से करा कौन रहा है? गरीब लोगों की, गरीब दुकानदारों की रोजी रोटी 20 साल से छीन के बैठा हुआ कौन है? 20 साल से अब तक और पिछले 5-7 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से खड़े होकर सीलिंग कराई है दुकानों की, और जब आम आदमी पार्टी के नेता सीलिंग का विरोध करते थे तो उनकी सुनते नहीं थे। और पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी की नगर निगम में जब से सरकार आई, सीलिंग खुलवाने जब गए आम आदमी पार्टी के लोग, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खड़े होकर सीलिंग, दुकानों की सीलिंग नहीं खुलने दी, उसका विरोध किया है। मैं जिस जंगपुरा से विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं, वहां पे लाजपत नगर में सीलिंग कराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं के विरोध की वजह से सीलिंग हटवाई गई, वहां से सीलिंग नहीं होने दी गई लाजपत नगर में। और आप कह रहे हो चुनावी घोषणा पत्र में कि हम सीलिंग हटवाएंगे। 20-20 साल पहले से इतनी सीलिंग कराई क्यों थी? क्यों आपके नेताओं ने खड़े हो के दुकानों से वसूली करने के चक्कर में सीलिंग कराई थी? आज दिल्ली का व्यापारी आपसे सिक्योरिटी चाह रहा है। दिल्ली का व्यापारी चाहता है कि उसकी सुरक्षा हो, और आप क्या दे रहे हैं दिल्ली के व्यापारी को? उसके नाम पे गैंगस्टर्स की धमकी, उसकी दुकान के सामने गैंगस्टर्स आके फायरिंग कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, किडनैपिंग की धमकी, मर्डर की धमकी। आज कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, पिछले 10 साल से कानून व्यवस्था आपके हाथ में। कम से कम झूठ बोलना तो चलो दूसरी बात है, कानून व्यवस्था तो दिल्ली के लोगों ने आपके हाथ में दे रखी है। दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के व्यापारी को सिक्योरिटी तो दे दो। दिल्ली का व्यापारी दहशत में जी रहा है गैंगस्टर्स के। पता नहीं कब किसी गैंगस्टर को पता चल जाए कि इसका धंधा अच्छा चल रहा है, उसी को गैंगस्टर की धमकी आ जाएगी। तो सिक्योरिटी दो। नमस्कार दोस्तों, फाइनली किसी बीजेपी नेता ने, खासकर बीजेपी के मुस्लिम नेता ने, मोदी और पूरी बीजेपी के सामने हिम्मत दिखाकर हक की बात कही है। क्योंकि बीते 10 से 15 साल से आप सभी को पता है कि मुस्लिमों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से राजनीति करती है। कटे तो कटे, घुसपैठियों, आपके बच्चे, आपकी रोटी, आपका कपड़ा, आपका मकान सब छीन लिया जाएगा। यही नहीं, खाने पीने, उठने बैठने तक को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उत्पात मचाया, विवादित बयान दिए। लेकिन चलिए, देर से ही सही, दुरुस्त होकर बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में एक दिखता है, वह बात अलग है। लेकिन फिलहाल बीजेपी के कुछ नेता अब खुलकर बोलना शुरू कर चुके हैं, वो भी मंच पर लगातार मीडिया के सामने। जो कभी मोदी के सामने मुंह नहीं खोलते थे, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम मुक्त हो चुकी है। लेकिन ऐसे समय में बीजेपी के ही नेता सिर्फ नेता रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई पद कुछ है नहीं। तो शाहनवाज हुसैन ने बोलना शुरू किया। दोस्तों, दरअसल शाहनवाज हुसैन ने पत्रकारों के कई सारे सवालों के जवाब देने के बीच शाहनवाज हुसैन ने भी खुलकर अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों, शाहनवाज हुसैन ने खुले मंच पर यह कहा कि ब्राह्मण भी मीट खाते हैं, सिर्फ मुसलमानों पर आरोप क्यों? बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने यह बात कही है, और इस वक्त बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, क्योंकि हमारे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है कि वो मटन खाते हैं, वो गोश्त खाते हैं, वो मीट खाते हैं, वो या सब करते हैं, वो करते हैं। लेकिन अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सबसे ज़्यादा मीट खाता है।
और तो और मीट की दुकान बंद कराने के लिए कभी नवरात्र तो कभी होली, कभी दीपावली और ना जाने क्या क्या एजेंडा और क्या क्या बहाना लेकर बीजेपी के नेता पहुंच जाते हैं। मुसलमानों की दुकान बंद करवाने के लिए उत्तर प्रदेश के तो सीएम योगी आदित्यनाथ फरमान तक जारी कर देते हैं कि आप अपना नाम लगाइए दुकान पर, कि आपका कौन सा नाम है, किस धर्म से आते हैं। तो यह सब कुछ देखने सुनने को बीजेपी के ही शासन में डबल इंजन की सरकार में मिला है। दोस्तों, अब ऐसे में देखिए किस तरीके से शहनवाज हुसैन अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। देर से ही सही, लेकिन अब इनके जैसा ही बयान सोशल मीडिया पर आया तो लोगों की तो प्रतिक्रिया सामने आने लगी। कुछ लोग लिख रहे हैं कि देखिए क्या पार्टी है, इनके नेता पिछले 10 साल से मीट और मीट की दुकानों को लेकर उत्पात मचाने वाली पार्टी के नेता कितनी समझदारी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, इस पर सोचने वाली बात है कि अब यह कर रहे हैं कि ब्राह्मण भी खाते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को परेशान किया जाता है, उनकी दाढ़ी टोपी नोच ली जाती है, उनके कारोबार उनके धंधों को बंद कराने की लगातार कोशिश की जाती है, यहाँ तक कि बंद भी करवा दिया जाता है, तो इस सब पर बीजेपी के नेता नजर नहीं आते हैं कि क्या हो रहा है और किस तरीके की चीजें जो हैं वो देखने सुनने को मिल रही हैं। तो यह सब कुछ हमारे देश में अक्सर बीजेपी के शासन में देखने सुनने को मिला है, लेकिन अफसोस की बात है इस पर बीजेपी के नेता जी हाँ सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना ही मुनासिब समझा है। और आज देखिए शहनवाज हुसैन को यह याद आ गया है कि मुस्लिम सिर्फ मीट नहीं खाते, ब्राह्मण भी खाते हैं, हिंदू समाज के लोग भी मीट खाते हैं। तो यह बात आपको पहले बोलना चाहिए था। शहनवाज हुसैन साहब, आपको पहले बोलना चाहिए था। अपनी पार्टी के लीडरों के आंख में आंख डालकर कि आप जो राजनीति कर रहे हैं वह राजनीति गलत है। आज आप मंच से यह कहकर निकल जा रहे हैं, सेफ साइड खेल रहे हैं। भैया, आपके पास अगर कुछ नहीं है, कोई पद नहीं है तो बोल दिया, लेकिन हकीकत यह है कि आज इस देश में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है और जितनी उनके साथ ज्यादती हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टी के नेताओं पर, आपके पार्टी के नेताओं की सोच पर आरोप लगते हैं। उन पर कहा जाता है कि वो इस तरीके की ओछी राजनीति करते हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ समाज में हिंदू मुसलमान हो और भाईचारे की बात खत्म हो। तो इन तमाम चीजों को बंद कीजिए और हिम्मत दिखाकर बोलिए, खुद अपने नेताओं को समझाने की कोशिश कीजिए। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो उनको बताइए कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि गलत और सही, जी हाँ, दोनों बातें जानना जरूरी हो जाती हैं। आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आपका काम ही है गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना। लेकिन आजकल कहाँ नेता गलत को सही और सही को गलत बताने में लगे हुए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय संविधान को अपनाए जाने के 75 साल पूरे होने की भी सराहना की। खड़गे ने अपने संदेश में कहा कि संविधान ने हमारे देश को लोकतंत्र, समानता और न्याय की मजबूत नींव प्रदान की है। उन्होंने सभी देशवासियों से संविधान के मूल्यों की रक्षा करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने भारत को एक मजबूत और समृद्ध गणतंत्र बनाने में अहम भूमिका निभाई।
खड़गे ने अपने संदेश में भारतीय संविधान को भारत के गणराज्य की आत्मा बताते हुए कहा कि आज हम उस महान दस्तावेज को अपनाए हुए 75 वर्षों का जश्न मना रहे हैं, जो हमारी विविधता में एकता की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जिन्होंने संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया। साथ ही उन्होंने संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य की दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता की भी सराहना की, जिन्होंने हमारे लोकतंत्र की नींव रखी है। उन्होंने संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों को बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। खड़गे ने इस अवसर पर वर्तमान सरकार की ओर से संविधान और संस्थाओं पर किए जा रहे हमलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने संस्थाओं की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया है और राजनीतिक दबाव बढ़ाया है, जिससे लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर हो रही है। उन्होंने विशेष रूप से संघीय ढांचे के उल्लंघन और राज्यों के अधिकारों में कटौती के बारे में भी चिंता व्यक्त की। उनका मानना है कि सत्तारूढ़ दल ने राज्य सरकारों के अधिकारों को कम कर दिया है और उनका शासन केंद्रीकरण की ओर बढ़ रहा है, जिससे देश का संघीय ढांचा कमजोर हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ सालों में धार्मिक कट्टरवाद और नफरत फैलाने की कोशिश तेज हुई है, जिसकी वजह से समाज में असहमत और विभाजन बढ़े हैं। उन्होंने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा के खिलाफ चलाए जा रहे दुष्प्रचार पर भी चिंता व्यक्त की। साथ ही उन्होंने SC, ST, OBC, गरीबों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार और हिंसा को लेकर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना था कि इन वर्गों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा अब सामान्य बात बन गई है, जो भारतीय समाज के लिए एक गंभीर चुनौती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने देश में बढ़ती आर्थिक असमानता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों को कुछ अरबपतियों को सौंप दिया गया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग की स्थिति और भी कठिन हो गई है। इस आर्थिक असमानता ने समाज में भारी विभाजन पैदा किया है। खड़गे ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां रोजगार सृजन में विफल रही है और युवा वर्ग के लिए अवसर सृजित नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि युवाओं को सही दिशा देने के बजाय उन्होंने कट्टरपंथी एजेंडों के तहत बहलाने का प्रयास किया जा रहा है। खड़गे ने अपने संदेश में ये भी स्पष्ट किया कि आज के समय में संविधान के सिद्धांतों की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य बन चुका है। उन्होंने न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विचारों को जीवित रखने का संकल्प लिया और सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे संविधान के आदर्शों को बनाए रखें। उनका मानना है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाए रखें और संविधान के उद्देश्यों को पूरा करें। खड़गे ने अंत में कहा कि संविधान की रक्षा करना और इसके आदर्शों को कायम रखना यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस दिशा में हमें हर संभव प्रयास करने होंगे ताकि हमारे देश का लोकतंत्र और समाज मजबूत हो। उन्होंने गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर सभी से संविधान के प्रति अपनी सम्मान और श्रद्धा को बढ़ाने की अपील की। अंत में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और देश के लोकतांत्रिक मूल्य, संविधान और राष्ट्रध्वज की शान बढ़ाने का आह्वान किया। अंत में उन्होंने जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद का नारा भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कामना की कि यह राष्ट्रीय उत्सव संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने के साथ एक सशक्त व समृद्ध भारत बनाने की दिशा में जारी प्रयासों को और मजबूत करे। भारत आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन हो रहा है।
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम अपने गौरवशाली गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हम उन सभी महान विभूतियों को नमन करते हैं। उन्होंने कहा, हमारा संविधान बनाकर यह सुनिश्चित किया कि हमारी विकास यात्रा लोकतंत्र, गरिमा और एकता पर आधारित हो। उन्होंने कहा, यह राष्ट्रीय उत्सव हमारी संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने के साथ ही एक सशक्त और समृद्ध भारत बनाने की दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करे, यही कामना है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्र की सैन्य क्षमता और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ। ठीक 75 वर्ष पहले आज ही के दिन हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। पूछना चाहता हूं कि हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? मैं पूछना चाहता हूं। एक तरफ अंबेडकर जी के अपमान को लेकर अमित शाह के खिलाफ देश भर में धरना प्रदर्शन चल रहा है और संसद में विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कोर्ट में योगी सरकार के इस्तीफे की मांग उठ रही है। योगी आदित्यनाथ देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार जो होड़ लगी है वह है बीजेपी के सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता होने की। सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता में योगी आदित्यनाथ सबसे पहले नजर आ रहे हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ को कोर्ट से झटका लगा और आरएसएस के मोहन भागवत से भी झटका लगा। आखिर किस रेस में योगी आदित्यनाथ दौड़ रहे थे जो आरएसएस को बुरा लग गया और कोर्ट को भी बुरा लगा? पूरा मामला विस्तार से बताने वाला हूं, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ शोभित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। बीजेपी इस समय हार्डकोर हिंदुत्व के पीक पर है और हर कोई बीजेपी का नेता हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता बनने की होड़ में लगा हुआ है। चाहे वह असम के सीएम हो, चाहे वह यूपी के सीएम हो, लेकिन फिर भी कटेंगे तो बटेंगे 80 बनाम 20 के बयान से योगी आदित्यनाथ रेस में नंबर 1 पर तो चल ही रहे हैं। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ को कोर्ट से झटका लगा उस पर आ जाता हूं। कोर्ट में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ याचिका दायर हुई और वह याचिका यह है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए, जिसमें लिखा है योगी आदित्यनाथ सीएम पद से हटाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर किए जाने का पूरा मामला मुख्यमंत्री पद का उल्लंघन किए जाने से है। जनहित याचिका में आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायमूर्ति यादव की टिप्पणियों का समर्थन किया है, जो कि मुख्यमंत्री पद एवं कार्यालय के शपथ का घोर उल्लंघन है, क्योंकि उन्होंने अपने बयान के जरिए भारत के संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की अवहेलना की है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हट जाना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक मान्य न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा, समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होता है। तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले तो उस सच्चाई को कोई बोलता है कौन सा अपराध हो गया है। आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ जो भी महाभियोग की नोटिस दी है। कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए। कुछ दिन पहले न्यायमूर्ति शेखर यादव ने बयान दिया था कि कट मूल्य देश के लिए खतरनाक है
मुसलमानों से देश को खतरा है। जज शेखर यादव के इस बयान का समर्थन करने की वजह से योगी आदित्यनाथ पर याचिका अदालत में दायर की गई। और अभी खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने शेखर यादव से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए कहा और शेखर यादव ने माफी भी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी शेखर यादव को माफ नहीं किया। जितने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम मामले थे, उनमें से शेखर यादव को बाहर निकाल दिया गया और निचली अदालत के छोटे केस उनको दिए गए हैं। जो 10 साल पुराने हैं वो केस उनको दिए गए हैं। जस्टिस शेखर कुमार यादव पर एक्शन एससी ने अहम मामलों की सुनवाई से हटाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट थी। एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट के जज का बयान आया और उसी नफरती बयान का योगी आदित्यनाथ समर्थन कर रहे हैं। इसलिए अदालत से योगी आदित्यनाथ को झटका लगा। सीएम पद से हटाए जाने की याचिका पर हाई कोर्ट के जज सुनवाई करने लगे। अब आते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ। किस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर ब्रेक लगाने का काम किया। हाल ही में आपने देखा है संभल में क्या हुआ, फिर वैसे ही हंगामा अजमेर में करने की कोशिश हुई और देश की अलग अलग मस्जिदों में मंदिर बताने का काम किया गया। अब इन्हीं मामलों पर मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। कुछ लोगों को लगता है कि वह मंदिर मस्जिद करके हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। बिना नाम लिए मोहन भागवत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया, बीजेपी हिंदुत्व के पीक पर है, इसलिए हर कोई हिंदुओं का बड़ा नेता बनना चाहता है, चाहे वह अनुराग ठाकुर हो। आप उनकी नफरती बयानबाजी देख लीजिए, जंतर मंतर वाला चाहें, आप असम के मुख्यमंत्री के बयान देख लीजिए या फिर योगी आदित्यनाथ के बयान देख लीजिए। 80 बनाम 20 कटेंगे तो बटेंगे। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दरअसल हिंदुओं के सबसे बड़े नेता हैं। आरएसएस प्रमुख ने बड़ा और सख्त बयान दिया। बता दें कि भागवत ने मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दों को उछालकर खुद को हिंदुओं के नेता साबित करना चाहते हैं। हालांकि भागवत ने यह बयान किसी का नाम लिए बगैर दिया। यह मानना मुश्किल है कि उन्होंने यह बात किसके लिए कही है। उनका इशारा तो सीधा बीजेपी की तरफ है, क्योंकि बीजेपी के नेता ही हिंदुओं के नेता बनने के लिए मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं। मोहन भागवत साफ कह रहे हैं कट्टरता नहीं चलेगी, इस तरह के बयान न दिए जाएं। आगे मोहन भागवत ने यह कहा, हाल ही के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगें अदालत में पहुंची हैं। हालांकि भागवत ने अपने बयानों में किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने आगे कहा कि बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए हैं और वे चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आए। अब सोचिए बाहर से कौन आया है। उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड से आए हैं। मोहन भागवत ने योगी आदित्यनाथ पर ब्रेक लगाने का काम किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को कोर्ट से झटका लगा। वहीं अमित शाह के बयान पर कांग्रेस भड़की हुई है कि वह माफी मांगे और इस्तीफा दें। देश भर में आंदोलन हो रहा है। विरोध प्रदर्शन के साथ अमित शाह के पुतले फूंके जाते हैं, क्योंकि अमित शाह ने कहा अंबेडकर अंबेडकर करते हो, अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। इस बयान के बाद संसद के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। यह मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और योगी आदित्यनाथ को लेकर बुलडोजर बाबा कहते हैं। बुलडोजर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार को कई फटकार लगाई। आप कैसे किसी के का घर तोड़ सकते हो, लेकिन इस बार याचिका कोर्ट में लग गई कि आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें।
आपसे उत्तर प्रदेश नहीं चल रहा है तो फिलहाल आज चंद्रशेखर आजाद आजकल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। कुंभ का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, एससी एसटी के खिलाफ एट्रोसिटी का मामला हो, वह हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को घेर लेते हैं। अच्छा, इसके पीछे कई कारण भी हैं। जिस तरीके से, जिस ऊर्जा के साथ उन्होंने 2024 का चुनाव जीता और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने 9 सीटों पर अपना प्रदर्शन किया, उपचुनाव में उससे आजाद समाज पार्टी की चर्चा पूरे देश में शुरू हो गई है। अब चंद्रशेखर आजाद लगातार दलित, शोषित, वंचित वर्ग की आवाज उठाते रहते हैं। बीते दिनों चंद्रशेखर ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के किए पर पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद के उस बयान को एक नकारात्मक रूप देने की कोशिश की, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के कहने का जो मतलब था, जो उनका मकसद था और जिसके लिए वह कह रहे थे, उस तक वह बात पहुंच गई। चंद्रशेखर आजाद से पत्रकारों ने एक सवाल किया था कुंभ को लेकर के। आप सभी को पता है, प्रयागराज में सरकार ने हजारों करोड़ों रुपए का बजट आवंटित किया है। 500 किलोमीटर के पूरे दायरे में एक पूरा शहर सरकार ने मात्र 4 से 5 महीने के भीतर बसा दिया। लग्जरी सुविधाएं हैं, वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज के साथ में। जैसा आपके पास पैसा है वैसा आप जाइए और वहां पर खर्च करिए, मौज मस्ती करिए, दर्शन पूजन करिए। चंद्रशेखर आजाद से इसी कुंभ की व्यवस्था पर और कुंभ जाने को लेकर पत्रकार ने सवाल किया। कहा कि आप कुंभ जाएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद पहले से ही भरे हुए थे? और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि मैंने कौन सा पाप किया है कि मैं कुंभ में जाऊं। जो पाप करता है वह बताता भी नहीं है और इसलिए वह जाता है। पाप धोने तो जिसने पाप किए वह कुंभ में जाए। लेकिन एक बात इससे जरूर साबित होती है कि सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार चाहे तो बेरोजगार जल्दी से जल्दी रोजगार दे सकती है। सरकार चाहे तो दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लिए कुछ अच्छा काम कर सकती है। महंगाई भी कम कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। क्योंकि कुंभ की व्यवस्था ने मात्र 6 महीने में अगर सरकार हजारों करोड़ों रुपए का बजट आवंटित करके काम कर ले तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सरकार कुछ भी कर सकती है। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। जिस तरीके की सरकार है वह उस तरीके का काम कर रही है। जिस तरीके के लोगों की सरकार है वह उस तरीके के लोगों के लिए काम कर रही है। सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने बिना इन शब्दों का इस्तेमाल किए भेदभावपूर्ण काम को लेकर के उस पर भी सवाल उठाए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा, जरा उस पर भी गौर करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चंद्रशेखर आजाद के उस हमले की भी करेंगे जो चंद्रशेखर आजाद लगातार भारतीय जनता पार्टी पर करते रहते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कुंभ पर उठाए सवाल पर इस बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की तुलना कौवे से कर दी। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि भाई कुंभ का इतना भव्य आयोजन हो रहा है और चंद्रशेखर आजाद को छोड़िए, बाकी सब लोग कुंभ को लेकर के कोयल की तरह बात कर रहे हैं, सुरीली बात कर रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच चंद्रशेखर आजाद कौवे जैसी बात कर रहे हैं। यह भी एक विवादित बयान हो गया। खैर, बात करते हैं कुंभ को लेकर के, क्योंकि कुंभ जब से शुरू हुआ विवादों में रहा है। इससे पहले भी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इस पर विवादित बयान दिया था। शहाबुद्दीन रिजवी
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा था कि कुंभ जहां पर हो रहा है उसकी 55 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है और उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ लगातार बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं वक्फ बोर्ड नहीं है, भूमाफिया बोर्ड है। ये जमीनों को कब्जा करता है और उस पर नए सिरे से उन्होंने एक नया बहस छेड़ दिया है। कहा कि इस पर जो है रिव्यू करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन किसकी जमीन पर कितना कब्जा किया हुआ है। इससे पहले एक और चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने यह बात बोली। तो एक नए तरीके का मॉडल है, नफरत का वो बनाने की कोशिश हो रही है। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद ने कानून व्यवस्था पर भी जोरदार हमला बोला है।